हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई नर्ड्स। और आज एक काफी लंबे ब्रेक के बाद हम लोग तुम्हारे लिए लेकर आ गए हैं अ न्यू एपिसोड ऑफ स्टोरीज विद जेई नर्ड्स। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं अंकित झा। ये मेरे स्कूल और डीटीयू दोनों के जूनियर है। इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले अंकित एक बार अपनी जेई मेंस की रैंक बता दो। मेरी जेई मेंस की रैंक 2096 थी। 2096। तो इस रैंक से रिलेटेड ही आज का इंटरव्यू है। इतने इंक्रीजिंग कंपटीशन में जब 99 परसेंटाइल के अंदर भी तुम्हारी 15,000 रैंक बननी है, और आगे जाके और कंपटीशन बढ़ने वाला है, हो सकता है 99 परसेंटाइल पे 20,000 रैंक तक बन जाए। तो इतने इंक्रीजिंग कंपटीशन में कैसे हम ऐसे अंडर 5,000 अंडर 2,000 रैंक को टारगेट करें, आज उन्हीं सारी स्ट्रैटेजीज उन्हीं सारी टिप्स की बात करेंगे हम अंकित से। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू। ठीक है। तो अंकित, सबसे पहला सवाल बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि कैसे डिसाइड किया कि मुझे जेई के लिए प्रिपेयर करना है, और कब से प्रिपरेशन प्रॉपरली फोकस के साथ स्टार्ट की तुमने। सो बेसिकली मेरे स्कूल में प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस हुई थी 9th क्लास में। अब नई नई चीज़ थी, करिकुलम में कुछ नया ऐड हुआ था, तो फिर इंटरेस्ट तो जाग ही जाता है। मैंने धीरे धीरे उस पर और फोकस करना शुरू करा तो मुझे काफ़ी मज़ा आने लगा। फिर मैंने उससे रिलेटेड करियर ऑप्शंस ढूंढने शुरू करे। फिर आई फाउंड आउट कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एज अ करियर ऑप्शन चूज करूं तो फिर मैं इसी को आगे बढ़ा सकता हूं। अब उसके लिए मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए था, अच्छे कॉलेज में एंटर करना था। तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिली जेई के लिए प्रिपेयर करने की। अब बात की जाए प्रिपेयर करने की, तो मैंने 11th में प्रिपरेशन शुरू करी थी। आई टुक अप अ कोचिंग और मैंने सीरियसली प्रिपेयर करना जेई के लिए 11th में शुरू करा। कोचिंग का नाम ले सकते हो, लेना चाहो तो। अच्छा, रहने नहीं दो ना लेना यार चाहो तो उसमें कोई आप। दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं लेना चाहो तो जैसे कोचिंग तुमने ली, तो कोचिंग का इतना बड़ा रोल था तुम्हारी प्रिपरेशन में, क्या कोचिंग ने हेल्प किया ये 2,000 रैंक लाने में? कोचिंग का आई वुड से बहुत ही ज़्यादा पिवटल रोल था मेरे पूरे जेई जर्नी में। क्योंकि कोचिंग में एक तो चीज़ होती है कि वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, आपकी एक काफ़ी गाइडेड वे में प्रेपरेशन चल रही होती है। ऊपर से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज उन्होंने मुझे एक पीयर ग्रुप प्रोवाइड करा, जो कि लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स का एक बैच था मेरा, जहाँ पे काफ़ी सिमिलर से बच्चे या मुझसे थोड़े ऊपर के बच्चे जिनका माइंडसेट काफ़ी मेरे जैसा था, सेम शेयर्ड गोल्स थे हमारे। तो इससे जेई जर्नी काफ़ी आसान भी हो गई और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हो गई। तो जब ऐसे हम ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो स्कूल के साथ भी मैनेज करना है, और सेकेंडली आजकल क्या हो गया है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स भी काफी सारे आ गए हैं। तो जैसे हम्म। मेरे टाइम पे ये हुआ कि मैं भी एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाता था, बट आई यूज यूट्यूब एंड अदर लेक्चर्स एज अ रिसोर्स, कभी बैकलॉग कवर करने के लिए या कभी कोई फास्ट रिवीजन करने के लिए। तो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर उस कोचिंग के अलावा यूज किए हो और वो काफी हेल्प किए हो, बताना चाहो तो। तो जब मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मोस्टली तो मेरा काम मेरे टीचर्स या फिर मेरे जो कोचिंग के रिसोर्सेज थे उसी से हो जाता था। बट समटाइम्स आई यूज टू एनकाउंटर सम क्वेश्चंस जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होते थे या फिर उनका अप्रोच काफ़ी अलग होता था। तो उनके लिए स्पेसिफिकली कुछ यूट्यूब वीडियोस देखना जो कि उस स्पेसिफिक क्वेश्चन से रिलेटेड हो, वैसा तो मैं काफ़ी यूज़ करता था। बट मोस्टली मैं अपने कोचिंग के रिसोर्सेज को पूरा थॉरली फॉलो करता था, तो उससे मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ी नहीं। ठीक है। और जैसे मैंने तुमको पहले ही बताया कि अंकित मेरा स्कूल में भी था, जूनियर था। तो जैसे हमारे स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं, स्पेशली टॉकिंग अबाउट नॉन मेडिकल, तो टीचर्स भी काफी अच्छे लेवल के टीचर्स हैं, काफी उनको भी नॉलेज है। तो और मैंने और गनन ने पहले भी ये बता रखा है कि हम लोग कैसे स्कूल को मैनेज करते थे। कुछ केमिस्ट्री क्लासेस लेने चले जाते थे, कुछ लैब वगैरह अटेंड करने चले जाते थे। तो स्कूल को कैसे मैनेज किया, बिकॉज स्कूल का भी काफी प्रेशर रहता है, स्पेशली ट्वेल्थ में जब प्री बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, साथ साथ जेई को मैनेज करना, फिर एडवांस को मैनेज करना। तो स्कूल को साथ साथ कैसे मैनेज किया इन क्लासेस के एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी या मैं पर्सनली फील करता हूँ, अगर आप जेई के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर स्कूल के एटलीस्ट वो 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स उतने मुश्किल नहीं है। हो सकता है कि आपको एग्जाम्स के वक्त थोड़ा सा फोकस करना पड़े आपको अपने अप्रोच पे, क्योंकि स्कूल का जो एग्जाम्स होते हैं वो काफ़ी सब्जेक्टिव हो जाते हैं, जबकि जो जेई है वो काफ़ी ऑब्जेक्टिव है, तो यू हैव टू फोकस ऑन स्पीड। लेकिन वहां पे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है। तो द वे आई मैनेज वॉज, मैं एग्जाम से कुछ टाइम पहले बस जो मेरा सिलेबस है उसको एक बार थरली एनसीईआरटी से रीड करता था, थोड़ा मैं अपने आप को एनसीईआरटी स्पेसिफिक बनाता था और बस सब्जेक्टिवली उसे एक्सप्लेन करने पे ध्यान देता था।
बाकी चीज़ें तो अपने आप मैनेज हो जाती थी, प्लस द स्कूल वॉज वेरी सपोर्टिव। उन्होंने मुझे कह दिया था कि आप बस एक सेट अमाउंट ऑफ अटेंडेंस मेंटेन करके रखो और प्रैक्टिकल्स पे ध्यान दो, क्योंकि प्रैक्टिकल्स एंड में इवैल्यूएट होंगे किसी और से। और बाकी चीज़ें तो मैनेज हो ही जाती हैं ऐसे धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल, आई थिंक राइटली सेड अंकित। जितनी भी तुम लोग देख रहे हो, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हमने मेंटरशिप भी चलाई जो स्कूल जा रहे हैं, डमी लेने का सोच रहे हैं, उनका हमेशा यही पॉइंट होता है कि अटेंडेंस का चक्कर है, प्रैक्टिकल का चक्कर है। तो देखो, स्कूल वाले तो तुमको बोलते ही हैं, बट डीप डाउन ऑल्सो दे नो कि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। वो एक 70%, 80%, इवन 60% पे भी स्कूल अलाउ कर देते हैं। 60% कोई बहुत मुश्किल नहीं है लाना। प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जैसा अंकित ने कहा कि एक्सटर्नल होता है, तो प्रैक्टिकल तो वहां पे तुम्हें तुम्हारा टीचर हेल्प नहीं भी कर पाएगा। दूसरी चीज ये, तुम्हें प्रैक्टिकल जेई में भी हेल्प करेगा। कुछ प्रैक्टिकल के चैप्टर्स है, कुछ मेटलर्जी के चैप्टर है, सॉल्ट एनालिसिस के चैप्टर हैं। तो मतलब मेटलर्जी तो तुम लोग प्रैक्टिकल नहीं करते, बट सॉल्ट एनालिसिस के चैप्टर्स हैं तुम्हारे केमिस्ट्री के अंदर। तो वो चीज तुमको इवेंचुअली हेल्प ही कर जाएगी। तुम रट्टा मारोगे, इससे अच्छा तुमने वो चीज परफॉर्म करी है लैब में, तो तुमको फायदा ही होगा उसका। तो प्रैक्टिकल जरूर अटेंड करो। एंड क्लासेस भी, जहां तुम्हें लगता है कि स्कूल की क्लासेस अटेंड करना जरूरी है, जहां पे तुम्हें लगता है कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो डेफिनेटली स्कूल तुम कंसिडर कर सकते हो जाना। तो अंकित, मेरा ये क्वेश्चन है कंटिन्यूइंग टू दिस, कि स्कूल भी जाना है एंड कोचिंग भी, ऑफ कोर्स 4-5 घंटे कोचिंग के अंदर भी लग जाते हैं हमारे, 6 घंटे हमारे स्कूल के अंदर लग रहे हैं, प्लस ट्रैवलिंग टाइम है। तो स्कूल स्कूल डेज, कोचिंग डेज या फिर रेस्ट डेज मिला के पूरे दिन का एक शेड्यूल कैसे होता था? पूरा दिन तुम्हारा कैसा दिखता था? तो इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं सुबह 9 o'clock के अराउंड उठता था, ठीक है। जब मुझे स्कूल नहीं जाना होता था उन दिनों में। तो उसके बाद वही थोड़ा ब्रश वगैरह करा, फ्रेश हुए, शावर लिया। उसके बाद फिर मैं 10 बजे के आसपास ब्रंच करता था। फिर मैं पढ़ने बैठता था अराउंड 11। तो मैं 9 बजे उठा, 11 बजे मैं पढ़ने बैठा। अब मेरी सिटिंग टाइम काफ़ी अच्छी थी, तो आई कुड लिटरली ड्रैग इट अप टू 4 p.m, या कई बार 5 बजे तक भी मैं जा पाता था। उसके बाद 5 to 7 मैं थोड़ा बाहर घूम के आता था, या फिर किसी दिन बैडमिंटन खेल लिया। दैट यूज टू बी माई रिलैक्सिंग टाइम। अब उसके बाद 7 बजे तक काफ़ी रिकवर हो जाता था। 7 बजे आके फिर थोड़ी देर पढ़ा, लाइक 1 या 2 घंटा पढ़ा। फिर उसके बाद डिनर हो जाता था। डिनर करने के बाद भी जब तक मुझे नींद ना आए तब तक मैं पढ़ लेता था। मोस्टली मेरे पास कुछ जेई के टाइम पे कोई चीज़ मैंने अपने हाथों में ली नहीं हुई थी, तो आई डेंट हैव एनीथिंग एक्सेप्ट स्टडिंग। तो या तो मैं पढ़ रहा होता था या फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा होता था, दैट्स इट। और अगर जिस दिन स्कूल है, कोचिंग है, तो उस दिन पढ़ाई का कितना टाइम निकालते थे? तो जिस दिन स्कूल होता था मेरा, उस दिन 6 घंटे तो मेरे स्कूल में डिवोट हो जाते थे। और मेरी मोस्टली वीकडेज पे क्लासेस नहीं होती थी, तो अब मैं स्कूल से आया हूँ तो मेरे पास थोड़ा टाइम है अपने आप को रिलैक्स करने का। उसके बाद फिर मैं रात तक, जब तक मैं पढ़ पाया तब तक मैं पढ़ पाता था। उस दिन मैं ट्राई करता था कि मैं ज़्यादा खेलने भी ना जाऊं, क्योंकि मैं थोड़ा थक भी जाता था स्कूल में। अब जिस दिन मेरी कोचिंग होती थी वीकेंड्स पे, उस दिन मेरी 6 घंटे की कोचिंग होती थी। उसके बाद मैं आके 1-2 घंटा रिलैक्स करता था, और फिर से वही रात को जितने बजे तक मैं खींच पाता था, आई यूज टू स्टडी। ओके। अच्छा ठीक है अंकित, तुमने ये जो आंसर दिया इसके अंदर तुमने एक बात बोली, दैट आई कुड पुश टिल 4 आवर्स और 5 आवर्स ऑफ स्टडी। ठीक है, वो एक पूरी शिफ्ट के अंदर, एक पूरी सिटिंग के अंदर 4 घंटे बैठना, 5 घंटे बैठना इज अ ग्रेट अचीवमेंट। तो वो कैसे कोई अचीव कर सकता है जो अभी 2 घंटे या 3 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पा रहा? वो सिटिंग टाइम कैसे इंक्रीज कर सकता है अपना? तो ये चीज़ मैंने भी काफ़ी ऑब्जर्व करी थी, मेरे कई दोस्त थे जो इस चीज़ को लेकर कंप्लेन काफ़ी करते थे। तो व्हाट आई यूज टू ऑब्जर्व इन देम वाज, दे यूज टू गो वेरी हार्श ऑन देम इनिशियली। अपने को काफ़ी वो लोग पुश करना चाहते रहते थे बहुत ही स्टार्टिंग में। मैंने ऐसा पर्सनली फील करा, क्योंकि ये दिक्कत मुझे भी स्टार्टिंग में आई थी। तो मैंने क्या करा कि मैंने एकदम से मोटिवेटेड फील नहीं करा। मैंने स्टार्टिंग में आई टुक इट अप एज अ चैलेंज, और मैंने धीरे धीरे अपनी सीटिंग टाइम बढ़ाना शुरू करा। पहले अगर मैं 1 घंटा पढ़ रहा था, तो मैं फिर धीरे धीरे उसे बढ़ा के 2 घंटा कर रहा था, फिर 3 घंटा, 6 घंटे, ऐसे करके मैं बढ़ा रहा था। वट आई ऑब्जर्व विद दोस्त ऑफ माई फ्रेंड्स हु कंप्लेन्ड अबाउट सिटिंग टाइम वॉज, वो स्टार्टिंग में तो काफी मोटिवेटेड होते थे, एंड दे यूज टू गो वेरी हार्श ऑन देम कि पहले दिन ही 12 घंटे पढ़ रहे हैं, पहले दिन 14 घंटे पढ़ रहे हैं। लेकिन एट द एंड वो दिक्कत देता ही है। आप 3 दिन मोटिवेट हो जाओगे, 4 दिन मोटिवेट हो जाओगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आप फिर वो लूज कर ही दोगे। 5th डे के बाद आपको फील होने लगेगा कि आप काफी प्रेशर डाल रहे हो खुद पे। तो वो चीज नहीं करनी, गो स्लो एंड इंक्रीज धीरे धीरे करके। आई थिंक
सही कहा अंकित, इज द परफेक्ट आंसर टू दिस। बिकॉज ये कहते हैं ना कि डिसिप्लिन जो है वो तुम्हें लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। मोटिवेशन तो क्या है, तुमने एक वीडियो देख ली, अभी तुम ये पॉडकास्ट देखोगे तो मोटिवेट हो जाओगे, फिर 2 दिन तुम 12 घंटे पढ़ाई कर लोगे। लेकिन वो जब तक अंदर से डिसिप्लिन नहीं आएगा ना, तब तक वो 1 वीक 1 मंथ 1 साल के लिए वो तुम कंसिस्टेंसी नहीं ला सकते। तो मोटिवेशन से बेटर है एम फॉर डिसिप्लिन, एम फॉर कंसिस्टेंसी। उससे तुम्हें भी रिजल्ट ज्यादा इजीली दिखने लगेंगे, वरना तुम 2 दिन पढ़ के जब छोड़ दोगे तो वापस वो गिल्ट ट्रिप के अंदर चले जाओगे और एक और वीडियो ढूंढते हो यूट्यूब पे आ जाओ। तो वो चीज नहीं करनी, एम फॉर डिसिप्लिन। तो अंकित मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अपार्ट फ्रॉम योर कोचिंग मॉड्यूल्स जो तुम कोचिंग जाते थे, उसके अलावा व्हाट अदर रिसोर्सेज, ऑनलाइन ऑफलाइन बुक्स, जो भी रिसोर्सेज तुमने यूज करे उसके बारे में बता दो थोड़ा सा। मैं इसे सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट करके बताता हूँ। तो मैंने फिजिक्स में एच सी वर्मा को काफ़ी अच्छे से फॉलो करा। एच सी वर्मा की दोनों बुक्स काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करी। फिर मैंने उससे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करके उसके बाद उसे इम्प्रूव करने के लिए कुछ बुक्स जैसे आई ई इरोडो या फिर पाथ फाइंडर फॉर ओलंपियाड्स, ये बुक्स थोड़ी सी जेई से ऊपर के लेवल की हो जाती हैं, बट स्टिल आजकल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जेई में उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। फिर जहाँ तक केमिस्ट्री की बात आती है, मेरे कोचिंग के नोट्स और रिसोर्सेज जो थे वो काफ़ी इनफ थे केमिस्ट्री के लिए, तो मैंने केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली कुछ खास तो अलग से किया नहीं। मैथ्स में मैंने सेंगेज को काफ़ी अच्छे से करा। सेंगेज में स्टार्टिंग में काफ़ी सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको अप्रोच पता चल जाती है क्वेश्चंस की। और उसके बाद उसके पीछे जितने भी आपके बैक एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस होते हैं प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन्होंने काफ़ी सारे अच्छे से जॉट डाउन किए हुए हैं। तो Cengage is a nice book you can follow and refer for JEE, both mains and advanced. दूसरी चीज जो अंकित मैं पूछना चाहूंगा कि अब जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, कंपटीशन काफी इंक्रीज होता जा रहा है। हमारे टाइम पे जब रिजल्ट्स आए थे तो सडनली बहुत शॉकिंग हो गया था कि 91%, मतलब 90.77 पे कट ऑफ गई थी एडवांस की, इस बार 93 पर गई है। सो इतना इंक्रीजिंग कंपटीशन में प्रेशर कैसे हैंडल कर रहे हो? एक तो वो प्रेशर कि रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि जब स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड भी है इंसान या फिर माइल्डली प्रिपेयर्ड भी है, एक प्रेशर रहता है कि हम अपने पोटेंशियल तक परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एक वो प्रेशर। दूसरा एक इंक्रीजिंग कंपटीशन का प्रेशर कि इतनी मेहनत डाल के भी अगर रिजल्ट अपने हिसाब से नहीं आया तो क्या। तो ये प्रेशर कैसे हैंडल करते हो? तो प्रेशर की बात अगर की जाए, प्रेशर थ्रू आउट आपकी जर्नी में रहेगा ही, क्योंकि जेई एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आप 10 दिन अच्छे से डेडिकेटेड हो जाओगे तो आपका काम चल जाएगा। जेई इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, आपको 2 साल मेहनत करनी है तब जाके आपको अपना गोल अचीव होगा, वो भी एंड में। और उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ऊपर से कंपटीशन भी काफ़ी इंप्रूव हो गया है। सो व्हाट आई डिड वाज, मैं डेली का गोल जो कि काफ़ी अचीवेबल होता था, डेली गोल्स रख के डेली के डेली कंप्लीट करता था। अब इससे एंड में प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि मेजरली आपने पोर्शन तो कवर किया होता है। इट्स जस्ट दैट आपको अच्छे से रिविजन करनी है। और कई मोमेंट्स ऐसे आते हैं आपकी जेई जर्नी में जब आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा होता है, ऐसे में आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, आप अपने दोस्तों से के साथ घूमने जाओ, थोड़ा बाहर जाओ, पेरेंट्स से बात करो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपकी जेई जर्नी में काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। डेफिनेटली, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी मेरी इनसे इंटरेक्शन है ना, ओवर थिंकिंग ही चलती रहती है चीजों को लेकर। तो ओवर थिंकिंग को एलिमिनेट करना इंपॉर्टेंट है। लोगों से बात करो, घूमने जाओ, कोई और चीज सोचो, काम पे ध्यान दो। ओवर थिंकिंग करते रहोगे तो उसका कोई फायदा ही नहीं। एग्जैक्टली। तुमने अभी इस आंसर में ना रिवीजन की बात करी, तो मेरे को रिवीजन से ही एक एक्सटेंडेड चीज पूछनी थी। दैट 2 साल का सिलेबस है, विदाउट रिवीजन मैं नहीं मान सकता कि कोई एग्जाम क्रैक कर सकता है अगर वो 2 साल की चीज रिवाइज ना करे। हमें ये नहीं याद रहता हमने कल का क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो 2 साल का क्वेश्चन तो हमको याद ही नहीं रहेंगे। तो रिवीजन की कितनी इंपॉर्टेंस है और रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है? रिविजन हमारी पूरी जेई जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसे हम कह सकते हैं वो है, क्योंकि आपने 2 साल कितनी भी मेहनत की हो, अगर आपका रिविजन अच्छा नहीं होगा तो एट द एंड ऑफ द डे आपका पेन भी नहीं उठेगा एग्जाम में। तो रिविजन के लिए आपको एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है। एटलीस्ट 1 से 2 महीने पहले तो आपका सारा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। आखिरी के 1-2 महीना आपको कंप्लीटली रिविजन को डेडिकेट करना है। और रिविजन स्ट्रैटेजी में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिवाइड द एंटायर मंथ इनटू वीक्स, और उसके लिए आप टॉपिक्स डिसाइड कर लो कि आपको कौन से दिन कौन सा टॉपिक करना है। और अच्छे से थरली एक बार पूरे 2 साल के सिलेबस को गो थ्रू करना है आपको। और उस टाइम पे आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर मॉक टेस्ट, इन्हीं पे आप मेजरली ध्यान दो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको जेई एग्जाम में
कोई थियोरी नहीं पूछने वाला। आपको सिर्फ क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चंस ही लॉक करने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आप अपनी पूरी जेई जर्नी में टेकअप कर सकते हो, स्पेशली केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स के लिए मुझे उतनी ज़रूरत नहीं लगी शॉर्ट नोट्स की, और मैथ्स में अगर आपके पास फॉर्मूला बुक्स होंगे तो एट द लेटर पार्ट ऑफ योर जेई जर्नी आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सो दैट वाज माई वे ऑफ डूइंग रिविजन। बढ़िया। अच्छा, मेरे को अंकित ये चीज पूछनी थी, तुमने मेंशन किया अभी मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ज्यादा बात करनी है, बिकॉज हम मॉक टेस्ट की बात काफी सारे पहले पॉडकास्ट में कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक डिबेट चलती है कि एक तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे हैं, हम लोग भी कहते हैं कि अच्छे हैं। कुछ ये भी ओपिनियन होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में टॉपिक कवरेज बहुत कम है। लाइक अगर 10 टॉपिक हैं तो 9 में से काफी सारे क्वेश्चन आए होंगे, 10वें में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए होंगे, और अगर एग्जाम में आ गया तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे बिकॉज आपकी उस टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर, और कितने पुराने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए बेस्ड ऑन कि हम 2025 को अगर टारगेट कर रहे हैं, 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए बेनिफिशियल हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स व्हाट आई पर्सनली फील इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक ब्लूप्रिंट पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस जनरली आते हैं। तो एक आपको मोटा मोटी पता चल जाता है कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस अगर आए हैं पहले, तो मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। अगर किसी और से नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, वो उतना अगर आप उस पर ध्यान नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। अब माइनर फ्लक्चुएशंस तो होती ही हैं एग्जाम्स में, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से थरली अटेम्प्ट करते हो लास्ट 5 to 6 years के, तो आपके पास एक काफी अच्छा वेपन होता है एग्जाम में, कि आपको चीजें पता है कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके नहीं जाओगे, सिर्फ थियोरी करके चले जाओगे और किसी और सोर्स से क्वेश्चंस लगा के चले जाओगे, तो एट द एंड ऑफ द डे जो पिछले साल क्वेश्चंस आए हैं, एग्जाम का पैटर्न तो मोस्टली सिमिलर ही होता है, और एग्जाम की कंडक्टिंग बॉडी भी सेम ही है, तो क्वेश्चंस तो मोस्टली सिमिलर ही आते हैं। तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस एस्पेक्ट में। सुन लिया तुम लोगों ने, इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो प्लीज, ठीक है। एक चीज जो मैं पूछना चाहूंगा, कुछ 2-3 क्वेश्चन ही रह गए अंकित। प्रेपरेशन में कभी ऐसा लगा कि डिस्ट्रैक्ट हो गए हो या कहीं ऑफ ट्रैक हो गए हो प्रेपरेशन से? एक स्मूथ प्रेपरेशन चल रही थी लेकिन कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने के लिए प्रेपरेशन से ऑफ ट्रैक हो गए, समझ नहीं आया और वापस आना बहुत मुश्किल हुआ, तो वापस कैसे आया अगर ऐसा हुआ तो? जहाँ तक डिस्ट्रैक्शन की बात है, ऐसा कोई मेजर डिस्ट्रैक्शन नहीं था मेरी पूरी जेई जर्नी के दौरान। लेकिन छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कई बार टेस्ट में खराब नंबर आ जाना, उससे आपका दिमाग उसी पे डाइवर्ट होता रहता है। फिर कई बार छोटी छोटी और चीज़ें होती हैं लाइफ में जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे दोस्तों के दोस्तों के साथ आपको रिलेशंस अच्छे बना के रखने हैं, फैमिली में कुछ हो गया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इन पे आप थोड़ा ध्यान दो। लेकिन ज़्यादा, अगर आप इन चीज़ों को अगर आप 2 साल के लिए थोड़ा अवॉइड भी करके रखोगे तो भी मैनेज हो सकती हैं। वो लोग भी समझते हैं कि आप जिस गोल को अचीव करना चाह रहे हो वो कोई छोटी चीज़ है नहीं, वो का डेडिकेशन डिमांड करती है। तो बी कंसिस्टेंट, उन चीज़ों पे ध्यान दो, पर उतना आपको अफेक्ट ना करने दो। दैट्स व्हाट आई कैन से अबाउट डिस्ट्रैक्शंस। डेफिनेटली, देखो अगर तुम लोग भी खुद डेडिकेटेड लगोगे ना, सामने वाले को अगर दिखेगा कि तुम डेडिकेटेड हो गोल की तरफ, तो वो लोग भी समझेंगे। अगर तुम ही इतने सीरियस नहीं हो, तुम ही टाइम पास कर रहे हो, तो उन्हें भी लगेगा कि टाइम पास है, देन वो चीजें तुम पे फॉरवर्ड होती जाएंगी। अगर उनको कोई काम है तो तुमसे काम करवाएंगे वो, क्योंकि तुम सीरियस नहीं हो। अगर उनको दिखेगा कि तुम सीरियस हो तो फिर उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा ना, उनको लगेगा बंदा सीरियस है, इसको काम करना है, तो हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते, 2 साल बाद फ्री हो जाएगा फिर काम कराएंगे। तो वही बात है, प्रिपरेशन की तरफ सीरियस रहो, कंसिस्टेंट रहो, अपने आप सारी चीजें, जितनी भी डिस्ट्रैक्शन, जितनी ऑफ ट्रैक चीजें हैं ना, वो अपने आप लाइन पे आ जाती है। इंटरव्यू यहाँ पे एंड करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं अंकित पूछना चाहूंगा, कोई फाइनल टिप, कोई फाइनल वर्ड्स या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी दो जो तुम शेयर करना चाहो, जेई नर्ड्स एक्सक्लूसिव, अगर तुमको शेयर करना चाहो मेरे सारे व्यूअर्स से, कोई कुछ फाइनल नोट अगर तुम बोलना चाहो तो प्लीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट जिस पे मैं ये इंटरव्यू एंड करना चाहूंगा इज दैट बी कंसिस्टेंट और चिल करो यार, उतना मुश्किल नहीं है। माना मुश्किल है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट होगे ना, तो फिर वो जर्नी आपकी काफी स्मूथ होगी। लेकिन जहां आपने मिस कर दिया ना, आपने गैप ले लिया, आप मजे में चले गए कुछ टाइम, वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। वही अगर कंसिस्टेंट रहोगे, जेई जर्नी इज वेरी स्मूथ और अचीवेबल है। काफी लोग जाते हैं, काफी लोग अच्छे कॉलेजेस को एम करते हैं और अचीव भी करते हैं। और अगर आपका ड्रीम कॉलेज नहीं भी मिला आपको, इट्स नॉट एन इशू यार, बहुत बड़ी लाइफ है, चीजें होंगी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी।
आई थिंक बहुत ही सही बात करिए। परफेक्ट एंड है। अंकित ने ये बात बोली, उसको मैं फिर से कोट कर देता हूँ, दैट इट इज अचीवेबल। तो अपने ऊपर डाउट मत करो, लेकिन अगर अचीव नहीं होता है तो इट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, बहुत कुछ है आगे करने को। तो करते रहो, डाउट मत करो। नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले छोड़ना नहीं है, पहले गिव अप नहीं करना। ठीक है, इसी नोट के ऊपर यहाँ पे इंटरव्यू एंड करते हैं। सारे थैंक यू अंकित कर देना कमेंट्स के अंदर। थैंक यू अंकित आपको कि आप ये इंटरव्यू देने आए। ये इंटरव्यू बहुत टाइम से डिले हो रहा था, शेड्यूल होने वाला था, फाइनली शेड्यूल हो गया है। तो बहुत अच्छा लगा अंकित आप आए, काफी सारे इंसाइट शेयर किए। तो जितने भी ये अंकित ने इंसाइट्स दिए हैं, जितनी भी टिप्स, जितनी भी स्ट्रेटेजीज बताई हैं, उन्हें फॉलो करो। कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहो, एफर्ट्स डालते रहो। फाइनली जो होगा तुम्हारे लिए बेस्ट ही होगा। इंटरव्यू भी यहाँ पे एंड करते हैं। कुछ और दिक्कत हो तो कमेंट्स में मेंशन कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, दिस इज तिजन मनोजा, दिस वाज अंकित झा, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।